हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी एईडीओ को लेकर जो भी आपके कन्फ्यूज़न है और कई सारे सवाल हैं कि आखिर रिजल्ट आएगा तो किस आधार पे आएगा। कोई 80 बनाता है और कोई 90 बना रहा है या 60 बना रहा है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा तो किस आधार पे आएगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपका फॉर्म फिर से रीओपन हो गया है। 5 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में जो भी फॉर्म नहीं भर पाए थे वो फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले विज्ञापन संख्या ये है, पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और 3 चरण में आपका ये एग्जाम होने वाला है 10, 11, 12, 13 और 15 और 16। अभी तक के जो टोटल एप्लीकेशन है वो 9.7 है, जो बढ़कर कहाँ तक जाएगा नहीं पता, लेकिन बढ़ेगा क्योंकि दोबारा से इसको ओपन किया गया है। तो जिनको भी अफसोस हो रहा था वो मौका नहीं चुकेंगे। और 3 चरण में आपका एग्जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है, ऐसा आयोग का कहना है कि हम एक बार में एग्जाम नहीं करवा सकते। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट के लिए जो तकनीक यूज़ की जाती है अमूमन आरआरबी एसएससी जहाँ पे मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं उसको कहा इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग। ठीक है, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग तकनीक का यूज करके ये लोग क्या करते हैं, इक्वलाइजेशन ऑफ स्कोर करते हैं और इसी आधार पर रिजल्ट पब्लिश एईडीओ का होने वाला है। तो आपका जो मेन सवाल है कि ये आखिर क्या है जिससे 55 नंबर वाले का भी रिजल्ट आ सकता है और 80 वाले का भी नहीं आ सकता है, वो हम आपको समझा दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखिएगा। एग्जामिनेशन आपका 3 चरण में होगा, डिस्कस कर चुके हैं, 10, 11, 12 और 13 और 15 और 16। एक स्टूडेंट 2 दिन जाएगा एग्जाम देने। जैसे एक शिफ्ट के बच्चे हैं तो 10, 11 को जाएंगे, दूसरे शिफ्ट वाले 12 और 13 को जाएंगे और तीसरे वाले 15 और 16 को जाएंगे। एप्लीकेशन फिर से रीओपन किया गया है 5 से 12 दिसंबर। अगर हम योग्यता की बात करें तो जो ग्रेजुएट हैं वो भर सकते हैं और जो पुराना नोटिफिकेशन था ना उसमें जब तक फॉर्म भरने का था रूल्स एंड रेगुलेशन, उस समय तक जो है एलिजिबल वही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हाल फिलहाल में अगर आप 21 के हुए हैं तो आप भरोगे, ऐसा नहीं होगा। जो उस समय एलिजिबल थे वही भर सकते हैं। और पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहाँ पे है जिस पे भी हमें जाने की जरूरत नहीं है। शैक्षणिक योग्यता तो सामान्य सी बात है, जो ग्रेजुएट हैं, प्लेन ग्रेजुएट हैं, कोई ऐसा स्पेशल क्वालिफिकेशन बीएड आदि नहीं चाहिए। तो जो प्लेन ग्रेजुएशन है, बिल्कुल ग्रेजुएशन है, वो भर सकते हैं। 21 साल एज और एज की काउंटिंग 1 अगस्त 2025 से होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सारे एग्जामिनेशन के लिए ऑलमोस्ट एज की जो काउंटिंग होती है वो 1 अगस्त 2025 से होती है। यूपीएससी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब उम्मीदवार को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। जैसे अनरिजर्व्ड हैं तो मेल है तो 37 है उनका, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, उसमें मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे, और अनरिजर्व्ड जो फीमेल है उनको 40 ईयर्स दिया गया है। एससी एसटी के लिए जो भी है महिला और पुरुष उनको 42 दिया गया है। परीक्षा सिर्फ एक चरण में होगी। इट मीन्स कि सिर्फ एक एग्जाम आपका होगा, वो रिटर्न कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव होगी उसके अंदर, और इंटरव्यू नहीं होगा। डायरेक्ट एग्जाम रिजल्ट और सिलेक्शन। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, निगेटिव मार्किंग होगा 1/3, और ये निगेटिव मार्किंग हिंदी और इंग्लिश के जो कंपलसरी पेपर है उस पर भी अप्लाइड होगा। सब्जेक्ट की बात करें तो 3 सब्जेक्ट है आपको पता होना चाहिए। पहला जो सामान्य भाषा है, यानी सामान्य भाषा 1 अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो 30 उसके अंदर होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है। इंग्लिश के 30 सवाल होंगे, हिंदी के 70 क्वेश्चन होंगे, 30% लाना है। उसके बाद जीएस की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन 100 अंक, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें जिसमें मैथ और रीजनिंग जैसे सवाल होंगे तो उस वहाँ पे भी 100 क्वेश्चन है एज यूजल, 1 नंबर का। 2 घंटे का टाइम तीनों में मिलेगा आपको, यानी टोटल 6 घंटे का पेपर आप देंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसके नीचे तो क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। जनरल की बात करें तो 36.5 जनरल, इसका मतलब ये नहीं कि इतना लेके आओगे तो आप सिलेक्शन ले लोगे, इतना लेने के बाद आप फाइट में जाएंगे। ठीक है, ये जो लिखा रहता है ना कि सामान्य 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, एससी एसटी आदि 32%, तो ये लिखने का मतलब ये होता है कि आपको इतना तो लेके आना ही है, तब आप कंपटीशन में आओगे। अगर आप 30% लाते हो तो आप ऑलरेडी फेल है। अगर सारे स्टूडेंट 30% लेके आ जाए ना, सब के सब फेल कर जाएंगे, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा फिर। तो रिजल्ट के कंपटीशन में आने के लिए ये होता है, ना कि क्वालिफाई सिर्फ करने के लिए। और हिंदी के लिए कंपलसरी पेपर के लिए 30% आपको लाना ही लाना है।
तो ये है इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग की तकनीक से जो इक्वलाइजेशन किया जाता है वो क्या होता है, और आप लोग एज एग्जाम्पल के तौर पे जानना चाहते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए क्या है। देखो, ये एक स्टैटिक का आंकड़ा है, तकनीक है, जिससे क्या होता है कि अलग अलग शिफ्ट में या अलग अलग सेट का पेपर है। जैसे मान लो ए सेट है, उसके अंदर क्वेश्चंस अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है, डी में अलग है। अब सब में अलग अलग क्वेश्चन है, तो किसी में डिफिकल्ट हो सकता है, किसी में मॉडरेट हो सकता है, किसी में इजी हो सकता है। ठीक उसी तरह से अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। जैसे 10 और 11 को जो एग्जाम हो रहा है, तो 10 और 11 का पेपर हो सकता है आसान हो जाए, और 15-16 का हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो वैसी स्थिति में जो मुश्किल सवाल को जिस स्टूडेंट ने हल किया है वो, और जिसने आसान किया है वो, दोनों के बीच में उसको इक्वल हम करेंगे कैसे? उनको इक्वल करने का ये तरीका है जिससे दोनों ही हर तरह के जो पेपर है उनको एक बार एनालाइज किया जाता है, और उसके स्कोर के आधार पे यहाँ पे इक्वलाइजेशन की तकनीक को यूज किया जाता है। अब यहाँ ये लिखा है कि एक जैसे प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार को बराबर अंक मिल जाए, भले ही पेपर की कठिनाई अलग अलग हो। यानी पेपर मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना ही इसका मकसद है। सवाल है ये काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी स्कोर की वैल्यू जहां उसके मार्क्स से ज्यादा होती है, परसेंटाइल रैंक से तय होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी यहां पे स्कोर की वैल्यू, स्कोर की जो वैल्यू है वो बेसिकली मायने रखता है कि कौन कितना स्कोर कर पा रहा है। अगर पेपर बी बहुत टफ है और वहां 670 जाते जाते बच्चों की हालत खराब है, और पेपर 1 इजी है, वहां स्टूडेंट 95 जा रहा है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि ए और बी के जो बच्चे हैं उसमें स्कोर के आधार पे उनको अगर हम रिजल्ट देने लगेंगे तो सारा ए ग्रुप वाला पास कर जाएगा, बी वाला रह जाएगा। तो यहाँ पे उनके मार्क्स से ज़्यादा उनके परसेंटाइल रैंक से उनका जो परफॉर्मेंस है वो तय होता है, और उस स्कोर पे कैंडिडेट कितने परसेंट लोगों से आगे है इस आधार पे परसेंटाइल को निकाला जाता है। तो जो इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग है उसमें दो अलग अलग शिफ्ट, दो अलग अलग पेपर के जो स्कोर की वैल्यू है उसको इक्विवेलेंट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, जैसे टेस्ट ए है और टेस्ट बी है। अब शिफ्ट 1, दोनों ध्यान से सुनिएगा, दोनों शिफ्ट में जितने कैंडिडेट हैं उनका रॉ मार्क्स, यानी जिसने जितना लाया, कोई 80 ला रहा है, कोई 40 ला रहा है, कोई 50 ला रहा है, रॉ मार्क्स से उसकी परसेंटाइल रैंक निकाली जाती है। अब जैसे मान लो कोई टेस्ट 1 दिया, ठीक है, या पहला शिफ्ट का एग्जाम दिया, वहां पे जो 50 नंबर लेके आ रहा है वो 85 परसेंटाइल पे है। ठीक है, 50 लेके आ रहा है तो 85 परसेंटाइल पे है, और दूसरे पेपर में कोई 40 ही ला पा रहा है, 50 तक नहीं पहुंच रहा, और वो 70 परसेंटाइल पे है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि कोई 50 ला के 85 पहुंच रहा है, कोई 70 ला के मतलब कोई 40 ला के 70 पे आ रहा है। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे कि ओके, ये जो पेपर है ये काफी डिफिकल्ट है। उसके बाद क्या होता है कि टेस्ट 1 में जो स्कोर 85 परसेंटाइल पे है, यानी टेस्ट 1 दिया और किसी का 50 नंबर पे वहां 85 परसेंटाइल आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि टेस्ट बी में यही परसेंटाइल कितने स्कोर पे आ रहा है। तो अगर हमें ये लगता है कि टेस्ट बी में कोई 35 कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और 35 पे ही 85 परसेंटाइल आ रहा है, तो यहां पे ये 50 नंबर और 35 नंबर इक्वल हो जाता है। यही वो चीज है जिसको जो स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है, और स्टूडेंट कहते हैं कि हम तो 80 ला के बाहर हो गए और कोई ना 60 लेके अंदर हो गया। कहने का मतलब ये था कि जिस पेपर को आपने दिया वहां पे आप जो 80 लेके आए हो, तो 80 पे आपका रैंक मान लो 70 है, और किसी ने दूसरे पेपर में कोई 55 लाया और दूसरे पेपर के अकॉर्डिंग उसका रैंक भी 70 है, परसेंटाइल मतलब 70 है। इट मीन्स कि आपका 80 स्कोर करना और उसका 55 स्कोर करना अकॉर्डिंग टू पेपर इक्वल होता है। यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है, जहां पे स्कोर, रॉ स्कोर जो आप लेके आते हैं उसका अंतर दिखता है, और ज्यादा स्कोर वाले भी पास नहीं कर पाते और कम स्कोर वाले भी पास कर जाते हैं। ये होता है जब ये दो चीजें हो जाती है ना, परसेंटाइल जब निकाल लिया जाता है और स्कोर हमारे पास आ जाता है, तब इसी के आधार पे रॉ स्कोर के लिए एक इक्वेट स्कोर यानी उसको नॉर्मलाइज स्कोर किया जाता है। उसको नॉर्मलाइज करके हम उसको नॉर्मल करते हैं और डिफिकल्ट डिफरेंस एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो डिफिकल्टी डिफरेंस जो है ना, कि कौन पेपर इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, वो हो जाता है, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है कि किसी को आसान पेपर, आसान शिफ्ट में 60 नंबर मिला और वो 90वां परसेंटाइल पे है, और किसी को 55 मिला वो भी 90 पे है। इसका मतलब है कि दोनों इक्वल है, और यहीं पे इक्वी परसेंटाइल इक्विटिंग के बाद दोनों के स्कोर को इक्वल कर दिया जाता है, और इसी हिसाब से उनका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से जो स्कोर होता है इक्वलाइज कर दिया जाता है, यानी रैंक और परसेंटाइल के हिसाब से होता है, ना कि रॉ मार्क्स के हिसाब से। तो रॉ स्कोर करोगे और सोचोगे पास कर जाएं, ये नहीं होगा, फिर आपको वहां पे बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अब समझ गए होंगे। अब ये जो इक्वी परसेंटाइल है ना, इसके लिए दो है। एक तो परसेंटाइल इस तरह से निकालने के लिए लीनियर का भी यूज किया जाता है और इक्वी का यूज करते हैं। तो लीनियर का यूज करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, लीनियर तो एकदम सीधी लाइन में चलता है। तो इसीलिए इस लीनियर को छोड़कर इक्वी परसेंटाइल मेथड का यूज किया जाता है, जो पूरा कर्व का यूज करता है कि कहां पे डिफिकल्ट, मॉडरेट आदि सबको पकड़ते हुए यहां पे हम इन चीजों को निकालते हैं। तो रिजल्ट ज्यादा लॉजिकल होता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। इसी वजह से मीडियम, लार्ज, डिफिकल्ट डिफरेंस होने के बाद भी यहाँ पे इक्वी परसेंटाइल लगा के उसको इक्वल करने की कोशिश की जाती है, और माना जाता है कि ज़्यादा एक्यूरेट है और फेयर है, क्योंकि IBPS, SSC आदि में मजबूरी है, रेलवे में मजबूरी है, कई शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो इन शिफ्ट में एग्जाम होगा तो किसी को फायदा, किसी को नुकसान होगा। तो कैंडिडेट को ऐसा ना हो, इसके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। क्योंकि AEDO का एग्जाम 3 शिफ्ट में होना है, ठीक है, 3 शिफ्ट में होना है। तो 3 शिफ्ट में हो रहा है तो पेपर में ऑब्वियसली अंतर आएगा, और आपके साथ किसी तरह की बेईमानी ना हो। ऐसा नहीं हो कि इजी वाले को बहुत फायदा मिल जाए और डिफिकल्ट वाले को ना मिले। तो उसको देखते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए ये तकनीक लाने की बात की गई है। इसी तकनीक के आधार पे आपका फर्दर रिजल्ट आएगा। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। तो इजी पेपर में भी आपको हाई स्कोर करना होगा अगर आपको क्वालिफाई करना है। तो ये नहीं होगा कि इजी पेपर में आपने 85 कर लिया तो आप सोचो अच्छा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, इजी पेपर में मान लो 100 क्वेश्चन है, आपने 70 कर लिया तो आपको लगेगा कि नहीं हम क्वालिफाई कर जाएंगे, और दूसरे ने अगर 50 किया तो वो नहीं करेगा। तो हो सकता है दूसरे पेपर का जो 50 है ना वो परसेंटाइल में आगे निकल जाए और यहाँ का 70 पीछे छूट जाए, यहाँ का 80 उस लेवल पे हो। तो इसीलिए आपको इजी पेपर हो या मॉडरेट हो, आपको हाई स्कोर करना ही करना है। आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम नज़दीक है और हम लोग क्लास में मिलते हैं।